हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जेएच एग्जाम्प्लेक्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आए हैं एमडीसी इकोनॉमिक्स के लिए, जो कि सेमेस्टर 1, 2, 3 सभी के लिए कॉमन पेपर होता है और ये लेक्चर 15 है। इससे पहले हम लोगों ने 14 लेक्चर किया हुआ है एमडीसी पेपर के लिए। अगर अभी तक आपने एक भी वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। सभी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पर आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं ना एमडीसी में, ये हमारा मॉड्यूल 2 के अंदर बात करने वाले हैं फर्म और इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम के बारे में, कि किस तरीके से एक फर्म संतुलन की अवस्था में होगा। कब जो है वो कोई भी फर्म अपने उत्पादन स्तर को ना बढ़ाना चाहेगा ना घटाना चाहेगा। इन चीजों पर हम लोग बारीकी से बात करने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। पूरी वीडियो एक बार जो है वो ध्यान पूर्वक जरूर देख लीजिएगा। साथ में ही हम आपको बता दें कि जेएच एग्जाम्प्लेक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर में कई सारे टीचर्स जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के काम कर रहे हैं। आप बिना भावे की तैयारी जो है मानी कि इस चैनल की मदद से आसानी से कर सकते हैं। आपको सारी जो स्टडी मटेरियल है, यहाँ पर जो भी आने की क्लासेस ली जाती है, उसका स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के साथ ज्वाइन करके आप पा सकते हैं। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी फ्रेंड्स के बीच में भी ये वीडियो साझा कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारा मॉड्यूल 2 के अंदर कौन सा टॉपिक है एक बार देख लीजिए। फर्म एंड इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम हम लोग देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना, इक्विलिब्रियम का अर्थ क्या होता है भाई, हिंदी में कहें तो संतुलन। तो कोई भी है ना फर्म या फिर कोई भी उत्पादक या फिर प्रोड्यूसर कहाँ पर संतुलन में रहना चाहेगा। वो ये चाहेगा ना कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा लें, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर लें। तो इन्हीं अवस्थाओं को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, फर्म का संतुलन। तो फर्म का जो संतुलन होगा वो कहाँ पर होगा हम लोग तो आगे देखेंगे ही, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि फर्म ना लिख करके कई बार उत्पादक भी लिख सकता है। फर्म नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा, उत्पादक का संतुलन, तो भी वही क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा समझना है आपको। तो फर्म का संतुलन क्या होता है, कह रहे हैं कि उत्पादन के जिस स्तर पर, देखिए उत्पादन जो है ना हमेशा हम उस स्तर को प्राप्त नहीं करते जिस स्तर पर हम जो है ना उत्पादन को रोक देना चाहते हैं, या फिर ना ही हम उत्पादन और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, ना ही हम उत्पादन घटाना चाहते हैं। ऐसी अवस्थाओं को यहाँ पर जानना है। तो कह रहे हैं कि उत्पादन के जिस स्तर पर किसी भी फर्म का मुनाफा यानी कि लाभ अधिकतम होता है, उसे फर्म अथवा उत्पादक का क्या कहते हैं, संतुलन कहते हैं। ठीक है, समझ आया। क्यों कोई भी फर्म जो है वो एक ऐसा स्तर क्यों चाह रहा है जहां पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। तो यहाँ पर समझने का कोशिश करिए। मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो 10 इकाई हो रहा है। कितनी मांग हो रहा है, 10 इकाई किसी भी वस्तु का मांग हो रहा है। अब अगर हम 10 इकाई उस वस्तु का उत्पादन करके मार्केट तक पहुंचा दें, जहां पर कंज्यूमर उस वस्तु को खरीदने के लिए पहले से ही तैयार है, तो हमारा ये कुल जो इकाई है ना 10 इकाई, ये पूरा का पूरा डिमांड कर लिया जाएगा। और हम अपने प्रोडक्ट को वापस घुमा करके तो नहीं लाएंगे क्योंकि सारा बिक चुका होगा। तो हम इसी अवस्था में जो है वो ना बना रहना चाहते हैं, है कि नहीं। हालांकि यहाँ पर हम लोग ये चीज ये भी ध्यान रखेंगे कि फर्म या फिर उत्पादक यहाँ पर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके। ऐसा नहीं कि मार्केट में जो है प्रोडक्ट को भेज दिया लेकिन वो अच्छा कीमत हासिल नहीं कर पा रहा है, ऐसी अवस्था की हम बात नहीं कर रहे हैं। पूरी तरीके से वो कीमत या फिर उतना जो है वो मुनाफा वो कमा सकता है जितना कि वहां एक्सपेक्टेड था, एक तरीके से कह सकते हैं। तो यहाँ पर इस अवस्था में बना रहना पसंद करेगा कोई भी उत्पादक। यानी कि एक फर्म तब संतुलन में होती है जब उसे अपने उत्पादन स्तर को बदलने यानी कि ना बढ़ाने की जरूरत पड़ती है और ना ही घटाने की जरूरत पड़ती है। ऐसा कोई भी इच्छा नहीं होता उसका कि हम उत्पादन को बढ़ाएं या फिर उत्पादन को घटाएं। उसको मालूम है कि यही स्तर हमारे लिए बहुत बेहतर है, इस लेवल तक जो है वो हमारी प्रोडक्ट की डिमांड की जा रही है। क्लियर ना। अब यहाँ पर देखिएगा, संतुलन बिंदु पर फर्म जो है ना क्या कमाएगा,
अधिकतम लाभ कमाएगा या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि संतुलन की अवस्था में कोई भी फर्म चाहेगा कि उसका लाभ अधिक से अधिक हो जाए। अच्छा, फिर लाभ निकालने का तरीका क्या होता है? यहाँ पर देखिए हमने फॉर्मूले शामिल कर दिया हुआ है, आप भी जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो लाभ कमाने का या फिर लाभ को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले कितना उसने टोटल कमाई किया, जिसको हम लोग कुल आगम कहते हैं। दूसरी बात कि उन इकाइयों का उत्पादन करने पर उसका लागत कितना आ रहा था। तो कुल आगम माइनस में क्या, कुल लागत। यानी कि आप शॉर्ट में अगर इसको आप कहना चाहते हैं तो प्रॉफिट को आप कैसे लिखेंगे, पाई से लिखेंगे, ठीक है। आप चाहें तो प्रॉफिट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये कैसे लिखा जाएगा? तो कुल आगम है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टीआर, यानी कि टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू कैसे निकलता है ये हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में ही, कि प्राइस इंटू अगर हम क्वांटिटी कर देते हैं तो हमें टीआर पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, कोई भी वस्तु का मार्केट प्राइस मान लीजिए कि 5 रुपए है, यानी कि 5 रुपए का वस्तु अगर मार्केट में हमने 2 इकाई बेचा है तो यहाँ पर हमें कुल जो है ना 10 रुपए प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, टीआर है या फिर टोटल रेवेन्यू है, कुल आगम है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, कुल आगम माइनस क्या करेंगे, कुल लागत। कुल आगम को बोला जाएगा टीआर और टोटल कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर शॉर्ट में क्या, टीसी। तो टीआर माइनस टीसी आपको ध्यान रखना है। कैसे कैलकुलेट हो रहा है प्रॉफिट, टीआर माइनस टीसी। यही अवस्था जो है ना बहुत बेहतरीन है, यही है उसका प्रॉफिट वाली सिचुएशन। और इसी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। और ये मैक्सिमाइज या फिर अधिकतम कब होगा, जब टीआर और टीसी के बीच का अंतर ज्यादा होगा। देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि उत्पादन के जिस स्तर पर कुल आगम यानी कि टोटल रेवेन्यू और कुल लागत यानी कि टोटल कॉस्ट का अंतर ये अधिकतम होता है, मतलब टीआर और टीसी के बीच का अगर गैप ज्यादा रहा तो वहीं तो फर्म जो है ना संतुलन की अवस्था में होगा और वहीं फर्म अधिक से अधिक लाभ कमा रहा होगा। समझ आ गया? चलिए अब यहाँ पर देखिए, फर्म के संतुलन के लिए तो 2 अप्रोच होता है, लेकिन ये वाला जो अप्रोच हमने लिया हुआ ना यहाँ पर, ये बहुत ज्यादा बार रिपीट रिपीट करके पूछता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। सो ये हमारा क्या है कि फर्म के संतुलन के लिए हम लोग सीमांत आय, इसको सीमांत आगम भी आप कह सकते हैं, शॉर्ट में आप इसको एम आर कह लीजिए, तथा सीमांत लागत यानी कि जिसको हम एमसी कहते हैं। तो एमआर और एमसी अप्रोच या फिर दृष्टिकोण की हम बात कर रहे हैं, यानी कि इस नजरिए से जब हम सीमांत आय और सीमांत लागत की बात करते हैं तो इस नजरिए से कोई भी फर्म संतुलन में कब होगा, इन चीजों पर हम लोग अभी बात करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैसे लिखा है, कह रहे हैं कि इस दृष्टिकोण के अनुसार यानी कि इस नजरिए से देखा जाए तो उत्पादक अथवा फर्म का संतुलन तब होता है जब निम्नलिखित 2 शर्तें पूरी हो रही होती है। यानी कि फर्म के संतुलन के लिए हमें 2 शर्तें पूरा करना होगा। देखिए किसी भी आप स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास तो करने होते हैं भाई, एक अपना एफर्ट्स लगाना होगा, है ना, तभी जाकर के आप उस अवस्था तक पहुंच सकते हो। हम लोग भी किसी स्टेज को हासिल करना चाहते हैं ना, किसी अपनी बेहतर से बेहतर स्थिति तक पहुंचना पसंद करते हैं, तो हमें उस लेवल का जो है ना मेहनत चाहिए होता है। यहाँ पर भी ठीक वैसा ही है कि एक उत्पादक या फिर फर्म संतुलन में तब पहुंचेगा जब ये दोनों शर्तें आसानी से पूरा कर ले। जैसे कि पहली शर्त क्या है कि सीमांत आगम, जिसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं, शॉर्ट में इसको एमआर बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो सीमांत आगम किसके बराबर होना चाहिए, सीमांत लागत के बराबर होना चाहिए, यानी कि एमआर एमसी के बराबर होना चाहिए। ये पहली शर्त होता है फर्म के सामने कि भाई फर्म, तुम समझ लो या फिर उत्पादक से ये चीज कहा जा रहा है कि अगर तुम प्रोड्यूसर हो या फिर उत्पादक हो तो एक काम जरूर ध्यान रखना कि एमआर और एमसी बराबर हो जाए। अब एमआर का अर्थ क्या होता है बता देते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए हम किसी भी वस्तु को बेचने जा रहे हैं मार्केट में, तो हमने 1 इकाई उसका बेचा और 1 इकाई बेच करके हम कुल कमाई कर लिए हुए हैं 5 रुपए, ठीक है। टोटल रेवेन्यू कितना है, 5 रुपए है। लेकिन जब हम एक एक्स्ट्रा जो है ना प्रोडक्शन बेचते हैं मार्केट में, अब हम कुल कितना बेच रहे हैं, 2 इकाई बेच रहे हैं ना,
तो केवल एक एक्स्ट्रा इकाई बाजार में जब हमने उस वस्तु को बेचा तो उसकी वजह से टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, तो टोटल रेवेन्यू मान लीजिए कि 10 हो गया है। तो हम कहें कि मार्जिनल रेवेन्यू या फिर एमआर कितना होगा, तो आप एमआर यहाँ पर क्या कहोगे कि सर जो टीआर के बीच का अंतर है ना वही होता है एमआर। बिल्कुल सही बात। हम लोग इसको किस तरीके से लिखते हैं, तो एमआर लिखा जाता है, फॉर्मूला इसका ध्यान दीजिएगा, ऊपर में हम लोग लिख रहे हैं टीआर, यहाँ पर लिखा है डेल्टा टीआर बाय डेल्टा क्यू। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। डेल्टा टीआर का मतलब है टीआर में परिवर्तन कितने का हुआ है, टीआर पहले 5 था, बाद में कितना हो गया 10, अंतर कितने का आया 5 का। तो यहाँ पर कह सकते हो डेल्टा टीआर के जगह पर 5 लिखाएगा। यूनिट ऑफ आउटपुट यानी कि बेची गई मात्रा में जो है ना कितने का परिवर्तन आया है, 1 इकाई का। पहले तो 1 बेच ही रहे थे, अब हम कुल मिलाकर के 2 इकाई बेच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर कितना हासिल होगा 1, यानी कि अंतर जो है यहाँ पर निकल गया। तो 5/1 करेंगे कितना आएगा 5 ही आएगा। तो एमआर हमारा 5 हो जा रहा है। तो एमआर समझ में आया क्या है, सो कि जब हम किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचते हैं तो उसकी वजह से कुल आगम में कितने का परिवर्तन होता है। ठीक है, इसे ही हम लोग सीमांत आगम कहेंगे। यहाँ पर इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कुल आगम में परिवर्तन की दर को सीमांत आगम कहा जाता है। इस पर हमने पिछली वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था, जाकर के जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से जाकर के आप एक एक करके आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरी शर्त क्या है, पहली शर्त तो समझ में आ गया कि एमआर एमसी के बराबर होना चाहिए। अब एमसी पूछोगे क्या है, तो इसको भी यहाँ पर हम बता देते हैं। देखिए जैसे कि हम यहाँ पर मान लेते हैं कि उत्पादन कर रहे हैं हम 1 इकाई का, ठीक, और उस समय हमारा कुल लागत आ रहा है 100 रुपया, ऐसा मान लीजिए। या फिर हम वही एग्जांपल ले लेते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर लिया था जस्ट। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि टोटल कॉस्ट आ गया 5 रुपए। पहले जब हम 1 इकाई ना क्या कर रहे थे, उत्पादन कर रहे थे, तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना था 5 रुपए। अब हम 2 इकाई उत्पादन करने लगते हैं तो हो सकता है कि टोटल कॉस्ट हमारा बढ़कर भी कितना हो गया 10 या फिर 15, 20, 25, 50, कुछ भी ऐसा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हुआ क्या है कि हमने एक अतिरिक्त इकाई जब किसी वस्तु का उत्पादन किया तो उसकी वजह से कुल लागत में कितने का परिवर्तन हुआ है 5 का। तो यहाँ पर ये 5 जो कहलाएगा ये है सीमांत लागत, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम काम कर रहे हैं ना, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर भी कह रहे थे एक अतिरिक्त इकाई बेचने से, किसी भी वस्तु का अगर हम एक अतिरिक्त इकाई बेचते हैं तो उससे कुल आगम में कितने का परिवर्तन होता है, इसे सीमांत आगम कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं कि किसी भी वस्तु का एक अतिरिक्त इकाई जब हम उत्पादन करते हैं तो कुल लागत में जितने का परिवर्तन होता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। तो सीमांत लागत और सीमांत आगम क्या होना चाहिए, एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दूसरी शर्त क्या है कि सीमांत लागत रेखा जिसको हम एमसी वक्र कहेंगे, तो सीमांत आगम यहाँ पर यानी कि सीमांत आगम रेखा यानी कि एमआर आप कह सकते हैं, मतलब कि एमसी और एमआर वाली रेखा जो है ना, तो एमसी जो रेखा है वो एमआर को कहां से काटेगा, नीचे से काटेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, नीचे से काटेगा। तथा सीमांत लागत और उसके बाद सीमांत लागत क्या होगा, बढ़ते हुए होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कह रहे हैं फिर से ध्यान दीजिए कि जो एमसी वाला लाइन होगा ना, इसका नेचर कैसा होता है, जनरली ऊपर से नीचे आतेगा फिर नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, यानी कि यू शेप का लगभग दिखता है। और जो एमआर वाली रेखा होता है ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की अगर हम बात करें तो बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। आइए देखते हैं रेखा चित्र से, है ना। लेकिन रेखा चित्र से पहले अगर आप टेबल ले लें तो और ज्यादा बेहतरीन से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ले लिया है तालिका या फिर टेबल को। देखिए तालिका में कौन कौन से एलिमेंट आपको लेकर के चलने हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप टेबल लेने से पहले एक लाइन जरूर ये लिख लेना, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि निम्नांकित तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा फर्म के संतुलन को दिखलाया जा सकता है या फिर दिखलाया गया है। क्लियर ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो उत्पादन की इकाइयां हैं जिसको आप क्यू भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, उत्पादन की इकाइयां।
उसके बाद है सीमांत आगम, जिसको हम एमआर कहते हैं या फिर मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं, जो कि रुपए में लिया गया है। ठीक है, यहां पर देखिए सीमांत लागत है, मतलब कि जिसको हम कहते हैं मार्जिनल कोस्ट, और शॉर्ट में इसको बोला जाता है एमसी। ठीक है, मार्जिनल कोस्ट, ये भी हमने क्या लिया हुआ है, रुपए में। अब यहाँ पर देखेंगे कि जब हम किसी वस्तु की एक इकाई उत्पादन कर रहे होते हैं तो उस वक्त सीमांत आगम जो है वो कितना है, 10 रुपए है। अब चूंकि यहाँ पर लागत पर ध्यान देंगे तो हमें ध्यान देना कि एक इकाई जब हम उत्पादन करते हैं तो उसके लिए लागत हमें देना पड़ता है 7 रुपए। ठीक है, 7 रुपए यानी कि हमारा खर्च हो जाता है, लेकिन उस वस्तु को बेच करके हम कितना कमाते हैं, 10 रुपए कमाते हैं। मतलब कि यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है ना, क्योंकि हमने 7 रुपए में उत्पादन किया, 10 रुपए में बेच दिया, तो हमें 3 रुपए का यहाँ पर मुनाफा दिख रहा है। आगे देखिए, जब हम ये चीज ध्यान दें कि अगर हम 2 इकाई बेचते हैं तो 2 इकाई बेचा तो वस्तु का कीमत चूंकि स्थिर रखते हैं ना मार्केट में, तो उसी वजह से यहाँ पर एमआर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। आप जानते हैं जनरली इन चीजों को, मैंने तीसरी वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि प्राइस, एआर और एमआर ये जो है ना परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इक्वल होता है। ठीक है, आगे भी दिखाएंगे आपको फिर से क्या क्या बोल रहे हैं, वस्तु का कीमत, औसत आगम और सीमांत आगम, ये सब जो है आपस में क्या होते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बराबर होते हैं। तो एमआर हमने हमेशा से क्या रखा हुआ है, 10 10 10 10 10। क्यों? क्योंकि ये मूल्य के बराबर होता है और बाजार मूल्य कभी भी बदलता नहीं है, वो स्थिर रहता है। क्लियर ना? अब यहाँ पर अगर हम दूसरी इकाई की बात कर लें तो दूसरा इकाई केवल हमें उत्पादन करने का लागत जो है वो 6 इकाई है। 2 इकाई उत्पादन करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरी इकाई केवल उत्पादन करने की बात कर रहे हैं, जिस पर कि हमारा लागत 6 रुपए आ रहा है और हमने उस वस्तु को बेचा कितने रुपए में, उस इकाई को हमने बेचा है 10 रुपए में। यहाँ पर हमें प्रॉफिट 3 रुपए का दिख रहा था, है ना? नहीं चाहते तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, मान लो प्रॉफिट या फिर लाभ। ठीक है, अगर आप लाभ की बात कर ले एमआर और एमसी के हिसाब से, तो यहाँ पर थोड़ा समझने के लिए केवल लिख रहे हैं कि यहाँ पर हमें लाभ हो रहा था 3 रुपए का मार्जिनली, यहाँ पर हो रहा था 4 रुपए का। ठीक है, आपको पता भी चल जाएगा कि एमसी और एमआर का बीच का अंतर सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा आगे, अगर हम तीसरी इकाई की बात कर लें तो तीसरी इकाई का लागत केवल कितना आ रहा है, 5 रुपया। ठीक है, जबकि यहां पर देखेंगे तो हम बेच करके कितना कमा रहे हैं, उस इकाई को हमने बेचा तो हमें 10 रुपया हासिल हुआ, यानी कि अब यहाँ पर लाभ हमें कितना हो रहा है, उस इकाई से केवल 5 रुपए। आगे देखिए, अगर हम चौथी इकाई की बात कर लेंगे तो फिर से हमें जो है ना यहाँ पर लागत पर ध्यान देना है, तो लागत है 7 रुपए, यानी कि अब लागत पहले की अपेक्षा ज्यादा होने लगा। अब कहोगे कि सर शुरुआत में तो आप घटा रहे थे एमसी, क्यों घटा रहे थे, तो बताते भाई। जैसे देखिए, अगर आप घर में केवल एक समोसा तैयार करेंगे ना तो उसका जो सीमांत लागत होगा वो ज्यादा आएगा, लेकिन जैसे ही आप एक्स्ट्रा यानी कि एक और समोसा तैयार करते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लागत कम आता है। इसके पीछे वजह क्या है, फिर से आपको वो सारे मटेरियल्स यूज नहीं करने होते हैं दोबारा से, जो कि आप एक समोसा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वही दूसरे समोसे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से शुरुआत में क्या होता है, लागत घटता है जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन ज्यादा करते जाते हो, है ना? तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि केवल फोर्थ यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो हमें लागत कितना आता है, 7 रुपए, लेकिन हम बेच कितने रुपए में रहे हैं, 10 रुपए में। फिर से यहाँ पर हमारा लाभ हो रहा है कुछ ना कुछ, तो वो कितना है, 3 रुपए का है। आगे ध्यान दीजिए, यदि हम 5वीं इकाई का उत्पादन करते हैं तो केवल 5वीं इकाई का उत्पादन करके हमें यहाँ पर देखिए लागत आ रहा है 10 रुपया, और हमारा यहाँ पर एमआर भी कितना है, 10 रुपए, यानी कि 10 रुपए में हमने उत्पादन भी किया और 10 रुपए में हमने बेच भी दिया उस चीज को। तो यहाँ पर देखेंगे तो एमआर और एमसी क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। देखिए एमआर और एमसी दोनों एक दूसरे के क्या हो गया, बराबर। किस इकाई पर, 5वीं इकाई पर। तो यहीं पर जो है ना कह रहा था शर्त में कि एमआर और एमसी बराबर होना चाहिए फर्म के संतुलन के लिए, हो गया एमआर और एमसी बराबर। तो इस अवस्था में जब चलाएगा कोई भी फर्म तो इसका मतलब क्या है, देयर इज नो एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अब यहां पर कह रहे हैं क्या,
कोई अतिरिक्त लाभ नहीं हो रहा, जबकि पहले अतिरिक्त लाभ हर एक इकाई पर हो रहा था। अब एक्स्ट्रा कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। अब फिर कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि प्रॉफिट होना चाहिए। देखिए भाई, एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं हो रहा, इसका मतलब समझ रहे हो कि अब जो है ना उत्पादक का ये मन नहीं कर रहा कि इससे ज्यादा उत्पादन किया जाए। समझिए जरा बात को। अब यहाँ पर जो है इतना ज्यादा प्रॉफिट अब तक गेन कर चुका है, और इस इकाई का यदि वो प्रोडक्शन कर रहा है 5वीं इकाई का, तो उसको कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिल रहा। एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिल रहा, लेकिन इससे पहले तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा कमा चुका है। सबको जोड़ सकते हैं, 7 5 12 3, है ना, ऐसा करके जोड़ सकते हैं ना। दिखाते हैं आपको टीसी कैसे निकलेगा। ये तो हमारा जो लाभ है ये है मार्जिनल, यानी कि सीमांत लाभ इसको बोल सकते हैं आप। क्या बोलेंगे? सीमांत लाभ। ठीक है, बताते हैं आगे इसके बारे में और भी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम छठी इकाई का उत्पादन करते हैं तो हमें केवल छठी इकाई के लिए कितना लागत देना पड़ता है? 12 रुपए, यानी कि लागत तो और भी ज्यादा आ गया। लेकिन 12 रुपए में आप उत्पादन करते तो ठीक है, लेकिन बेचते कितने में है? 10 रुपए में। बताइए आप प्रॉफिट हुआ या लॉस हो गया? आप कहोगे सर ये तो घाटे में चले जाएंगे हम। बिल्कुल, आपको यहाँ पर 2 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या देखें, सो ध्यान दीजिएगा, हमने चूंकि सीमांत लाभ की बात किया ना, अब निकालते हैं टीसी इसका, यानी कि टीसी नहीं बोल सकते बल्कि कह सकते हैं कुल लाभ, है ना, कुल लाभ कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इसको भी लिख देते हैं, मान करके चलिए हमने यहाँ पर क्या दिया? टीसी। तो टीसी का मतलब मान लीजिए पहले है कितना? 3। यहाँ पर 2 इकाई बेच करके कितना हो गया? 7। नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं। पहले कितना था? 3। 2 इकाई बेच करके कितना हो गया? 7। 3 इकाई बेच करके कितना हो गया? 12। 4 इकाई को बेच करके कितना हो गया यहाँ पर? 15। और 5 इकाई को बेच करके भी कितना है? 15। यानी कि इससे ज्यादा तो कहीं भी नहीं है। 15 से ज्यादा कहीं प्रॉफिट हो रहा है? नहीं। अब यहाँ पर नेक्स्ट टाइम अगर ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे तो यहाँ पर क्या हो गया था? नुकसान हो गया था ना सीमांत रूप से। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट आपका घट गया और फिर आ गया 13 पर। तो आप बताइए कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? 15 है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर क्या आपका रुकने का मन करेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं रुकने का मन करेगा? क्योंकि यहाँ पर सीमांत लाभ आपको 3 रुपए दिख रहा है। तो आप चाहोगे कि और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर ले हम, क्योंकि लाभ तो हो ही रहा है। अब देखते हैं एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि नहीं भैया, हम तो उसी अवस्था में हैं। तो अब आप रुक जाना पसंद करते हो कि यहाँ पर हमें अतिरिक्त लाभ नहीं हो रहा, अब हम इससे ज्यादा उत्पादन नहीं करने वाले। समझ गए? अब इसी बात को हम लोग डायग्राम में भी दिखाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो एमआर और एमसी तो बराबर हो गया 5वीं इकाई पर। इस चीज को ध्यान रखना है क्योंकि आगे एक्सप्लेन करना होगा, है ना, कि किस इकाई पर बराबर हो रहा था एमआर और एमसी। सो यहाँ पर देख लीजिए डायग्राम आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि एक्स एक्सिस आपको ड्रॉ कर लेना है। एक्स एक्सिस में आप क्या लिख दिए? उत्पादन की मात्रा या फिर उत्पादन की इकाई। वाई एक्सिस पर क्या लिखेंगे आप? मूल्य लिखेंगे वस्तु का या फिर लागत लिखेंगे, दोनों चीजें। या फिर आप यहाँ पर आगम भी लिख सकते हैं या फिर आय भी लिख सकते हैं। आगम लिखिए, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, रेवेन्यू। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा वाई एक्सिस है जिस पर कि मूल्य लिखा गया है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर मुझे चूंकि ये चीज पता है कि एआर, एमआर और प्राइस आपस में क्या होता है? बराबर। कहां पर? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में या फिर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। तो बिल्कुल ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस चला जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा क्यों? क्योंकि अगर हम कुछ भी इकाई नहीं बेचते हैं तो भी मार्केट प्राइस कितना रहने वाला है? कुछ ना कुछ तो रहेगा ही भाई। मान लीजिए कि 5 रुपए। ठीक है, समझने के लिए हम ले ले रहे हैं 5 रुपए। अगर हम यहाँ पर कह लें कि चलिए अब हम 1 इकाई का उत्पादन कर लिए, तब भी सीमांत यहाँ पर लागत, सीमांत आगम कितना होगा? 5 रुपए। दैट मीन्स की प्राइस उतना ही रहने वाला है। ज्यादा हमने यानी कि 1 से बढ़ा करके 2 कर दिया, क्या लग रहा है? सीमांत आपका जो यानी कि एमआर था वो तो कॉन्स्टेंट था ना, यानी कि फिर से 5 यानी कि प्राइस के बराबर। यहाँ पर देखिए अगर आप 3 इकाई कर रहे थे, है ना, बिक्री, तो भी आपको उतना ही प्राप्त हो रहा था, एमआर 5 ही। फिर से आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हमने 4 इकाई कर दिया था तो भी सीमांत आगम कितना था? 5। अगर हम 5 इकाई का उत्पादन कर रहे थे तो भी सीमांत आगम कितना था? 5। समझ पा रहे? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज कर लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। यहाँ पर मान करके चलिए कि ऐसा कुछ हो जाए, है ना,
ऐसा कुछ हो जाए कि पहली इकाई के उत्पादन के लिए लागत पर ध्यान दीजिएगा, ये एमसी वाला लाइन कैसे गया है, बिल्कुल ये यू शेप का हुआ है। कौन सा वक्र है ये, एमसी कर्व है या फिर सीमांत लागत वक्र है। इसका स्वभाव या फिर इसका नेचर ही होता है यू शेप का। क्यों होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात कर ले इसका कि पहली इकाई केवल हम उत्पादन कर रहे हैं, तो केवल एक इकाई उत्पादन करने की लागत हमें कितना आ रहा था शुरुआत में। आप अगर यहां पर ध्यान दोगे टेबल में, एक बार फिर से इसको हम थोड़ा नीचे कर देते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, हमें केवल एक इकाई उत्पादन करने की लागत कितना आ रहा था, 7 रुपए। समझ पा रहे हैं, यहाँ पर कितना आ रहा है, 7 रुपए आना है, यानी कि लागत क्या है यहाँ पर शुरुआत में ज्यादा है। देखें तो लागत क्या है, ज्यादा आ रहा है। शुरुआत में ज्यादा क्यों आता है, क्योंकि आप केवल एक ही इकाई का उत्पादन कर रहे होते हैं। अगर आप ज्यादा इकाइयों का उत्पादन करेंगे तो लागत थोड़ा थोड़ा प्रत्येक बार घटता है शुरुआत में। तो यहाँ पर केवल आप एक इकाई का उत्पादन कर रहे हैं, उसमें आपका सीमांत लागत ज्यादा है। अब जैसे ही आप एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करते हो ना, देखिए एक था पहले, तो उस वक्त सॉरी पहले तो यहाँ पर था ना, तो केवल एक उत्पादन कर रहे थे तो बहुत ज्यादा ये लागत था, ठीक है। दूसरा उत्पादन करने लगे, लागत थोड़ा सा घटा, पहले तो यहाँ पर था कह लीजिए, अब कम हुआ। इस वाले ग्रीन लाइन को देखना है। उसके बाद 3 इकाइयों का करने लगे, लागत देखिए और कम हो गया। 4 इकाइयों का करने लगे, अब लागत थोड़ा सा बढ़ा। 5 इकाई का करने लगे, लागत और भी ज्यादा हो गया। मतलब कि ये कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि सीमांत जो लागत है वो यू आकार का होता है। और यू आकार होने के पीछे कारण क्या है कि हम जैसे जैसे किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई उत्पादन बढ़ाते जाते हैं, सीमांत लागत शुरुआत में घटता है और फिर सीमांत लागत बढ़ना लगता है, यानी कि बढ़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सीमांत लागत वक्र कैसा है, यू आकार का है। अब जैसे कि शर्त में कह रहा था, शर्त में 2 चीजें बात किया हुआ था। पहला क्या है कि एम आर जो है ना एमसी के बराबर होना चाहिए। क्या कह रहा था, एम आर एमसी के बराबर होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या कह रहा था कि एमसी जो वक्र है ये कट करेगा, काटेगा, किसको कट करेगा, एम आर वक्र को कट करेगा, यानी कि सीमांत आगम वक्र को कट करेगा। कहां से, फ्रॉम बिलो, यानी कि नीचे से। यही तो शर्त था ना। चलिए, एम आर एमसी के बराबर होना चाहिए, पहली शर्त है। ये कई बार पूछा भी जाता है कि किसी भी फर्म के संतुलन के लिए पहली शर्त क्या है, तो पहली शर्त होता है एम आर इक्वल टू एमसी। दूसरी शर्त क्या है, एम आर एमसी जो है वो कट करता है एम आर को फ्रॉम बिलो, यानी कि एमसी वक्र, यानी कि सीमांत लागत वक्र। आप देखिए ये वाला वक्र है ना, ग्रीन से जो मैंने किया हुआ है, तो सीमांत लागत वक्र यार शुरुआत में घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर एमसी वक्र ने क्या किया, एम आर वक्र को काटा, कहां से, फ्रॉम बिलो, नीचे से काटा, ऊपर से नहीं। जैसे कि यहाँ पर एमसी वक्र तो ये जरूर है, लेकिन ये वाला एम आर वाला लाइन है, ये जो पैरेलल हम बता रहे हैं ये क्या है, एम आर वाला लाइन है। तो एम आर वाले लाइन को कहां से काटना चाहिए, ऊपर से क्या, बिल्कुल भी नहीं। कहां से काटना चाहिए, नीचे से। देखिए एमसी वक्र ये ग्रीन वाला है और एम आर ये रेड वाला हमने लाइन दिया पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला। तो एमसी ने एम आर को कहां से काटा, नीचे से काटा, यानी कि इस पॉइंट पर। हम इस पॉइंट की बात नहीं कर सकते। हालांकि आप एक चीज ध्यान दोगे तो दोनों जगह पर चूंकि हो क्या रहा है, मान लीजिए कि इसको हम ई पॉइंट नाम दे देते हैं, तो यहाँ ई पॉइंट पर हमारा जो एमसी है वो एम आर के बराबर जरूर हो रहा है। और क्यू पॉइंट पर भी वही स्थिति होगा, क्योंकि 2 रेखाएं जहां परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, दोनों का मान एक जैसा होता है, समान होता है। तो इन दोनों पॉइंट पर तो एम आर एमसी बराबर है, यानी कि पहली शर्त तो 2 जगह पर पूरा हो रहा है, लेकिन दूसरी शर्त भी पूरा होना चाहिए ना। तो दूसरा शर्त हम क्या देख रहे हैं कि एमसी कट करता है एम आर को फ्रॉम बिलो। तो बिलो केवल नीचे से, यानी कि यहाँ पर काट रहा है, यहाँ तो ऊपर से काट रहा था एमसी ने एम आर को। तो इस जगह पर तो हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। किस जगह पर होगा, इस जगह पर होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों शर्तें पूरी होगी। एक तो एम आर एमसी के बराबर भी है, और दूसरी चीज एमसी ने एम आर वाले लाइन को कहां से काटा है, नीचे से काटा है। क्लियर, चलिए। तो इसका मतलब क्या है कि ओ, यहां पर देखिए हमने लिया हुआ है एम, यानी कि ओ एम आउटपुट अगर फर्म बेचता है तब
फर्म जो है संतुलन की अवस्था में होगा, जो कि हम देख रहे थे कि 5 इकाई बेच करके मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकता है। क्लियर? अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पर जाना होगा कि किस तरीके से हम तालिका और रेखा चित्र के बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे लिखना है आपको। सबसे पहली चीज, जो मूल्य है ना वो चूंकि स्थिर होता है और सीमांत आगम के बराबर होता है, तो वैसा ही आपको बात करना है। यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखने का तरीका क्या होगा कि जो तालिका आपने ऊपर में देखा, यह मान लिया गया है यहाँ पर कि मूल्य क्या है, स्थिर है। यानी कि दिए हुए तालिका में जो मूल्य है ना वो क्या माना गया है, कांस्टेंट या फिर फिक्स्ड। ये मार्केट प्राइस होता है एक तरीके से कहने से, जिससे सीमांत आगम यानी कि यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, सीमांत आगम यानी कि एमआर लिखना चाहिए था, है ना। एमआर भी क्या है, 10 रुपए पर स्थित है। क्लियर? मतलब कि प्राइस के इक्वल ही है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इस स्थिति में प्राइस इक्वल टू क्या है, एमआर है। इक्वल टू किसके होता है, एआर होता है। ये भी लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर ध्यान दो, एक लाइन थोड़ा सा यहाँ पर देखना होगा कि तालिका में और कौन कौन सी चीजें हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा कि तालिका और रेखा चित्र को देखने से ये पता चलता है कि फर्म का संतुलन तब होगा जब वह वस्तु की 5 इकाइयों का उत्पादन करेगा। कितनी इकाइयों का, 5 इकाइयों का। वहीं पर आप देख रहे थे ना ओएम मात्रा, ठीक है, उस चीज को ध्यान रखिए। क्योंकि इसी उत्पादन स्तर पर फर्म का संतुलन जो है ना दोनों शर्तें पूरी कर लेता है। और ये दोनों शर्तें क्या था, एक बार फिर से यहाँ पर देखिए आपको मेंशन करना ही होगा कि एमआर एवं एमसी दोनों क्या है, 10 रुपए है। इसका मतलब दोनों क्या है, बराबर है। अर्थात यानी कि यहाँ पर लिख सकते हो अर्थात करके कि अर्थात एम आर इक्वल टू क्या है, एम सी है। क्लियर ना? चलिए अब हम यहाँ पर दिखाएं दूसरी शर्त। दूसरी शर्त क्या था कि एमसी रेखा या फिर एमसी वक्र एमआर को कहां से काटता है, नीचे से काट रही है। यानी कि ये भी शर्त पूरा हो जा रहा है किस इकाई पर, 5वीं इकाई पर। तो कोई भी फर्म वस्तु की कितनी इकाई उत्पादन करना चाहेगा, 5 इकाई का उत्पादन करना चाहेगा। जैसा कि मैंने एग्जांपल लेकर के काम किया था, टेबल में डेटा लेकर के काम किया था। चलिए अब यहाँ पर चित्र के हिसाब से, तालिका के हिसाब से और भी चीजें आपको बताना है। जैसे कि ध्यान दीजिए कि उपरोक्त चित्र में सीमांत आगम यानी कि एमआर, सीमांत लागत यानी कि एमसी की रेखाएं की बिंदु पर क्या हो रहा है, क्यू बिंदु पर एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखा हुआ है कि उपरोक्त चित्र में सीमांत आगम सीमांत लागत की रेखाएं क्यू बिंदु पर एक दूसरे के बराबर होती है। यतः क्यू बिंदु फर्म के संतुलन की अवस्था को दिखलाता है। क्यू बिंदु क्या दिखा रहा था, फर्म के संतुलन की अवस्था को, जहां पर दोनों शर्तें आसानी से पूरा हो जा रहा था, एमसी एमआर के बराबर और एमसी नीचे से काट रहा था एमआर वाले लाइन को। ठीक है, चलिए कह रहे हैं कि जब उत्पादन स्तर ओएम होगा, यानी कि जब फर्म इतना उत्पादन कर लेता है, कितना, 5 इकाई का, और उसको हम लोग कैसे डिनोट कर रहे थे, ओएम मात्रा से। ठीक है, तो जब इतना उत्पादन होगा जिसे उत्पादक अथवा फर्म ओपी मूल्य पर बेच करके अधिकतम लाभ प्राप्त करेगा। यहां पर क्योंकि ऐसा देखें तो इस अवस्था में सीमांत आगम और सीमांत लागत एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तथा एमसी जो रेखा है वो एमआर को कहां से काटता है, नीचे से काटते हुए ऊपर की ओर चली जाती है। यानी कि एमसी नीचे से काटा एमआर को जरूर, और फिर एमसी क्या होने लगा, बढ़ने लगा। अब चूंकि एमसी बढ़ने लगा, इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन अगर करता है फर्म तो उसको फायदा नहीं नुकसान हो रहा है, लागत चूंकि ज्यादा आ रहा है। ठीक, समझ गए होंगे। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में हम कह सकते हैं कि फर्म के संतुलन की स्थिति कहां होगा, एमआर और एमसी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे संतुलन की अवस्था में। चलिए एक बात यहाँ पर और भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की हम बात कर रहे हैं, जिस पर हम अगली वीडियो में चर्चा भी डिटेल में करने वाले हैं। तो थोड़ा सा धैर्य तो रखना होगा अगली वीडियो अपडेट के लिए। यहाँ पर जो है हम लोग कह रहे हैं क्या कि पूर्ण प्रतियोगिता जो फर्म है ना,
या फिर पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार होता है इसका स्वरूप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जहां पर देखेंगे कि ये जो पूर्ण प्रतियोगिता है इसकी कौन कौन सी विशेषता है। शुरुआत में आपको यहाँ पर हम शॉर्ट में बता देते हैं, क्योंकि जरूरत यहाँ पर पड़ रही है कि यहाँ पर एक ऐसे हम बाजार की बात कर लें जहां पर बेचने वाला भी खूब है, खरीदने वाला भी खूब है, और सभी जो फर्में हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट या फिर समरूप वस्तुएं बेचते हैं। अब चूंकि वस्तु एक जैसा है सभी फर्मों के पास, सभी विक्रेताओं के पास, तो यहाँ पर जो वस्तु का कीमत है वो भी एक समान रहता है। इस फर्म में कोई भी नया जो इस बाजार में कि कोई भी नया फर्म एंट्री भी कर सकता है, और वो नहीं चाहता बेचना, अगर उसको लग रहा है कि भैया नुकसान हो रहा है तो वो एग्जिट भी कर सकता है, बाहर भी जा सकता है छोड़ करके। तो ये हमारा जो है ना पूर्ण प्रतियोगिता है, जिस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्य, सीमांत आगम और औसत आगम एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। अर्थात आप ये कह लीजिए कि संतुलन की अवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता में क्या पाया जाता है, प्राइस एमआर के बराबर है, एमआर एआर के बराबर है, और एमआर एमसी के बराबर है। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सब के सब आपस में बराबर हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ध्यान दोगे, थोड़ा सा हम अपने इसमें ड्रॉ कर लेते हैं इसको। जैसा मैंने पहला जो है ना एक आपको डायग्राम दिखाया था, वही डायग्राम यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, जिसमें कि हम यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। यहाँ पर हमने ले लिया है उत्पादन स्तर को या फिर आउटपुट लेवल को, ठीक है। आउटपुट हमारा कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए वाई एक्सिस पर हमारा क्या है, यहाँ पर कॉस्ट भी हमारा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर रेवेन्यू भी हमारा रहता है, और इसी तरीके से यहाँ पर प्राइस भी रहता है, तो प्राइस हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ध्यान से। अब क्या कह रहे हैं, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, फिर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, उसमें ये वाला लाइन यानी कि इसको आप एमआर लाइन कह लीजिए या फिर एआर कह लीजिए या फिर प्राइस कह लीजिए, ये चीजें तो आपस में इक्वल है। अब सीमांत लागत की अगर हम बात करें इसमें, तो सीमांत लागत की बात यहाँ पर देखिए कैसे कर रहे हैं कि सीमांत लागत हमारा शुरुआत में क्या होता है, घटता है। इसको थोड़ा सा और हम स्मूथ लेते हैं, हाँ बिल्कुल, ये हमारा क्या है, एमसी लाइन है। देखिए शुरुआत में एमसी यहाँ पर दिख रहा यानी कि ज्यादा है, बाद में घटा घटा, बहुत ज्यादा घटा, सबसे ज्यादा तो यही तक है, यानी कि सबसे नीचे यानी कि लोएस्ट पॉइंट पर कहें तो यहाँ है, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो कोई भी फर्म अगर यहाँ तक यानी कि इस जगह पर, क्योंकि एमसी यहाँ पर देखिए नीचे से काट रहा है किसको, इस वाले लाइन को, ये क्या है, एमआर वाला लाइन है, ये एमसी ने कहां पे काटा, नीचे से। तो यहीं पर हम लोग क्या कह रहे थे कि एमसी इक्वल टू क्या है, एमआर है, और यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट लिख रहे थे ना क्यू, ये पॉइंट क्यू था, यहाँ पर हम लोग लिख रहे थे ई, ठीक है, जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं, और ओ एम हम आउटपुट ले रहे थे, यानी कि उत्पादन का स्तर कितना है, ओ एम, ठीक है। तो ओ एम हमारा आउटपुट है, ये हमारा है इक्विलिब्रियम आउटपुट। अगर आप लिखना चाहें तो चित्र में ऐसे लिख दीजिएगा आप, ठीक है, जैसे कि हम लिख रहे हैं कि चित्र में ओ एम, ठीक है, ओ एम क्या है, संतुलन मात्रा है, ठीक है, संतुलन मात्रा, ठीक। और ओपी क्या है, यहाँ पर प्राइस था ना, तो आप इसको क्या कहोगे, संतुलन मूल्य, ठीक है, इन चीजें लिख दिया करना। ये क्या है, संतुलन मूल्य। और अगर हम बात कर लें कि यहाँ पर एमआर भी तो मूल्य के बराबर है, तो चीजें तो हो गया। अब अगर हम कुछ दिखाना चाहें तो वो क्या होगा कि सर मैक्सिमम प्रॉफिट आप कब कहोगे। मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग 15 देख रहे थे, मैंने टोटल प्रॉफिट में बताया था ये चीजें। अब अगर कोई भी फर्म यहीं तक रह जाता केवल, क्योंकि यहाँ पर भी एमसी और एमआर को बराबर हो रहा है, केवल दूसरी शर्त पूरा नहीं हो रहा था ना, यहाँ पर पहली और दूसरी दोनों शर्त पूरा हो रहा था। अब हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर जो फर्म है वो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना गेन कर सकता है अगर ओएम आउटपुट ले रहा है तो ये जो स्पेस दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है, ये चूंकि एमआर है ना, और ये क्या है उसका एमसी है, तो दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर देख लीजिए, ये जो अंतर जा रहा है अभी तक तो अंतर ही है, ये देखो, यानी कि ये जो पूरा हमने ग्रीन ग्रीन किया हुआ है, जैसे हम ग्रीन ग्रीन कर रहे हैं
वैसे ही प्रोड्यूसर समझो ग्रीन ग्रीन है, मैक्सिमम प्रॉफिट तक पहुंच चुका है। ये पूरा का पूरा एरिया ही उसका क्या है, प्रॉफिट है या फिर लाभ है। इसको आप लिख दीजिए प्रॉफिट, ठीक है। इसको आप क्या लिख दीजिए, प्रॉफिट लिख दीजिए। यहां पर देखेंगे हमने इसको इंडिकेट किया हुआ है, ये हमारा प्रॉफिट का एरिया। समझ गए या नहीं बताएंगे जरा। इसको हम नहीं तो दूसरे कलर से ही ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। कि ये हमारा क्या है, प्रॉफिट का एरिया है पूरा का पूरा, जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, पूरा घेर दिया है ग्रीन ग्रीन करके, ये है एक फर्म का लाभ। तो हम कैसे लिख सकते हैं इस चीज को, है ना, ध्यान दीजिएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि ई से लेकर के, है ना, ई पॉइंट से लेकर के पूरा ये वाला इलाका जो कैच हो रहा है ना क्यू तक, पूरा का पूरा लाभ हो गया। समझ गए। तो यहाँ पर तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही रख सकते हैं, इससे ज्यादा तो डिस्कशन नहीं करना है। फर्म के संतुलन के लिए जैसा आपको कंटेंट चाहिए होता है, मैंने एग्जैक्ट वैसा ही आपको बताया है कि कोई भी फर्म अपने संतुलन की अवस्था में कहां पर होगा। लेकिन अब बात रहता है कि हम इंडस्ट्री या फिर जो है वो उद्योग की बात कर लें, तो एक उद्योग कहां पर संतुलन में होगा। उद्योग का मतलब हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं इंडस्ट्री अंग्रेजी में। तो इसके लिए भी आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन या फिर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को समझना होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक चीजें हमने लिखना है। सबसे पहली चीज क्या है भाई, देखो हम बात करें चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता का, तो यहाँ पर लिखना होगा पूर्ण प्रतियोगिता, है ना, पूर्ण प्रतियोगिता। अब इसके लिए कौन कौन सी जो है ना विशेषताएं हैं, इसकी चर्चा तो अगली वीडियो में होगी। बट यहाँ पर हम लोग किसके संतुलन की बात कर रहे हैं, तो ये है उद्योग का, है ना, या फिर इंडस्ट्री का। थोड़ा सा और रुकना, यहाँ पर देखिए उद्योग, ठीक है, का क्या संतुलन, उद्योग का संतुलन, इसको हम जो है बता देते हैं। जैसे ध्यान रखिए, जनरली ना कोई भी जो इंडस्ट्री होता है वो यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अलग होता है और इसके फर्म अलग होते हैं। मतलब उद्योग अलग, फर्म अलग, दोनों अलग अलग होता है। मोनोपोली या फिर जो एकाधिकार बाजार है, इसकी भी चर्चा अगली वीडियो में होगी, जहां पर हम लोग ये देखेंगे कि एकाधिकार बाजार में जो फर्म होता है वो स्वयं उद्योग भी होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फर्म अलग होता है, उद्योग अलग होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहली चीज, तीन अलग अलग सिद्धांत आया मूल्य को तय करने के लिए। पहला जो सिद्धांत आया इसको हम कहते हैं लागत का सिद्धांत, ठीक है, लागत का सिद्धांत आया। और ये लागत के सिद्धांत में क्या जिक्र होता है ध्यान दीजिएगा। यहां पर आते हैं कौन, रिकार्डो और जे.एस. मिल, उनका नाम हम यहाँ पर लिख देंगे जरूर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। उनका नाम क्या है, लागत का सिद्धांत किसने दिया था, वो दिया था जे.एस. मिल और रिकार्डो ने, है ना। तो यहां पर लिख दीजिए उनका नाम रिकार्डो, ठीक है। और कौन है, जे.एस. मिल। ये दो इंसान हैं जिन्होंने लागत का सिद्धांत दिया। सुनिए ध्यान से, इनका मानना है कि कोई भी वस्तु का जो कीमत है वो उतना तय होना चाहिए जितना कि उसे उत्पादन करने में लागत आता है। अब हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, क्या ये जो सिद्धांत दिया गया रिकार्डो और जे.एस. मिल के द्वारा, क्या ये सही है और कितना सही है, अगर सही है तो। क्योंकि बाजार में जब हम लोग कीमत को तय करने की बात कर रहे होते हैं तो कोई भी वस्तु का कीमत तो दोनों के हिसाब से तय होना चाहिए, क्रेता और विक्रेता दोनों का विचार ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। हम केवल इस बात को तो ध्यान नहीं दे सकते हैं ना कि कोई भी वस्तु आपको बनाने में कितना लागत आ रहा है। अगर इस पर फोकस किया जाए तो आप ये भी कह सकते हो कि चलिए हम नया नया प्रोड्यूसर है या फिर नया नया उत्पादक है, हमें चूंकि अनुभव नहीं है कि कैसे किस वस्तु का उत्पादन किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वो वस्तु हमने बहुत महंगे में उत्पादन कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि कौन सी तकनीक लगाएं, कैसे उत्पादन करें, रॉ मटेरियल कहाँ से मंगवाएं। तो हमें चलिए ये मान लेते हैं कि हम एक नए उत्पादक हैं और किसी भी वस्तु का उत्पादन जब हमने किया तो लागत बहुत ज्यादा आ गया। क्या हमें
कोई भी व्यक्ति उतना कीमत देने के लिए तैयार होगा जितना कि एग्जैक्ट हमने उस वस्तु को उत्पादन करने में लागत लगाया है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। मतलब कोई भी ऐसा कीमत देने के लिए तैयार तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वही वस्तु अगर दूसरा इंसान सस्ते में बना रहा होगा तो फिर उसका प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो रिकार्डो और जेएस मिल सिर्फ और सिर्फ किस साइड को ध्यान देते हैं? ये ध्यान देते हैं सप्लाई साइड को, यानी कि पूर्ति पक्ष को। हिंदी से लिख देते हैं इसको, है ना, पूर्ति पक्ष यानी कि सप्लाई साइड, ठीक है, पूर्ति पक्ष पर ध्यान देते हैं, जबकि मांग पक्ष को ध्यान दिया ही नहीं। तो पूर्ति पक्ष को केवल ध्यान दे करके आप ये तो नहीं कह सकते कि इस वस्तु का कीमत लागत के आधार पर तय कर दो। कितना उचित होगा बताइए? अगर आपको फैसला देने के लिए कहा जाए, है ना, तो दोनों पक्षों को ध्यान में रखना होगा ना, निष्पक्ष भाव रखना होगा, है ना इसका ना उसका, ठीक है, समझ गए? दोनों विचार को ध्यान रखना होता है। तो ये सिर्फ सप्लाई साइड को ध्यान रख करके अपना सिद्धांत देते हैं और कहते हैं कि भाई कोई भी वस्तु का कीमत वहां पर तय कर दीजिए जहां पर उसका लागत आया हुआ है, कम से कम तो उतना कीमत मिलना चाहिए। लेकिन ये सिद्धांत गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बाजार में जो है ना, मांग और पूर्ति दोनों विचार को ध्यान रखा जाना चाहिए। इन्होंने तो सिर्फ पूर्ति पक्ष को ध्यान रखा। इसी तरीके से अब हम लोग बात करते हैं एक दूसरे सिद्धांत की, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कैसे सो। यहां पर मान लेते हैं ये दूसरा सिद्धांत कौन सा आया? ये दूसरा सिद्धांत आया जिसको हम लोग कहते हैं उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता के सिद्धांत में क्या जिक्र किया जाता है कि यहाँ पर कोई भी वस्तु का कीमत इस बात से तय होगा कि किसी भी वस्तु का इस्तेमाल करके किसी भी उपभोक्ता को कितना संतुष्टि प्राप्त हुआ है, कितना संतुष्टि मिला, उसके हिसाब से, यानी कि संतुष्टि के हिसाब से कीमत तय होगा। इसका मतलब सर आपने तो सीमांत उपयोगिता ह्रासहीन बताया, बिल्कुल बताया भाई। और उसमें मैंने कहा था कि जब आप किसी वस्तु को अतिरिक्त यानी कि ज्यादा मात्रा में खरीदोगे तो सीमांत उपयोगिता आपकी घटती चली जाती है। तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि शुरुआत में किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो संतुष्टि ज्यादा होता है, तो क्या हम ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार रहे हैं? और वही वस्तु जब हम ज्यादा मात्रा में खरीदने लगते हैं तो कीमत हम कम देने के लिए तैयार रहते हैं, तो क्या हम कम कीमत देंगे तो स्वीकार करेगा? नहीं स्वीकार करेगा। यही तो बात है। यानी कि ये जो उपयोगिता का सिद्धांत है, अगर इस पर ध्यान दें कि किन्होंने इस नियम का प्रतिपादन या फिर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो उनका नाम था क्या भाई? जेवेंस। क्या नाम था? जेवोन्स लिखा था है, ठीक है, जेवेंस बोलते हैं इनको। और ये क्या कह रहे हैं कि भाई उपयोगिता के आधार पर तय कर दो कोई भी वस्तु का कीमत कितना होगा। लेकिन ये भी उचित सिद्धांत नहीं ठहरा। यहाँ पर भी गड़बड़ी है, क्योंकि इन्होंने अगर उपयोगिता को ध्यान दिया है तो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने मांग पक्ष पर विचार किया है, ठीक है। आपको ऐसा ही लिखना है जैसे कि हम कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि जेवेंस ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इन्होंने ये बताया कि कोई भी वस्तु का कीमत उतना होना चाहिए जितना कि हमें किसी वस्तु से उपयोगिता प्राप्त होता है। लेकिन यह चूंकि केवल मांग पक्ष को ध्यान दे रहा है, इसलिए यह बिल्कुल ही सही और सटीक सिद्धांत नहीं माना जाएगा, ठीक है। समाज ने इसको स्वीकार नहीं किया क्योंकि ये सिर्फ जो है वो डिमांड साइड यानी कि मांग पक्ष को ध्यान रखते हैं और पूर्ति पक्ष पर ऐसा कोई भी विचार नहीं दिया इन्होंने। तो भैया दोनों थ्योरी तो गलत हो गया। अब आते हैं मार्शल, ठीक है। अब तीसरा जो सिद्धांत हम लोग देखेंगे वो होगा क्या? मार्शल का सिद्धांत होगा। और मार्शल साहब क्या कहते हैं कि भाई ये दोनों सिद्धांत गड़बड़ है, दोनों ठीक नहीं है। कोई भी वस्तु का कीमत तो बिल्कुल न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए। और वहां न्यायपूर्ण कहने का मतलब है क्योंकि बाजार में क्रेता भी है विक्रेता भी है, तो दोनों पक्षों पर ध्यान रखा जाना चाहिए ना। इसलिए जो है मार्शल साहब देते हैं तीसरा सिद्धांत, और जिसका नाम हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं सामान्य कीमत का सिद्धांत या फिर सामान्य मूल्य का सिद्धांत, ठीक है। सामान्य मूल्य का सिद्धांत या फिर मूल्य का समान सिद्धांत, ऐसे कहेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या कहेंगे? मूल्य का सामान्य सिद्धांत, या फिर आप इसको मांग और पूर्ति का सिद्धांत भी कह सकते हैं। मांग और पूर्ति का सिद्धांत भी आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं
मूल्य का सामान्य सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत, ये हो गया। अब इस सिद्धांत को दिया किसने था, ये भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो इस सिद्धांत को देने वाले हैं अल्फ्रेड मार्शल। उनका नाम क्या है, अल्फ्रेड मार्शल नाम है, जिनके बारे में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक। अब मार्शल साहब क्या कह रहे हैं कि न्यायपूर्ण तरीके से कीमत तय होना चाहिए। दैट मीन्स कि ये दोनों पक्षों पर विचार कर रहे हैं। इन्होंने मांग पक्ष को भी ध्यान में रखा कि चलिए हम उपयोगिता को भी देखते हैं। तो मांग पक्ष तथा पूर्ति पक्ष दोनों पर इन्होंने विचार किया, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई साइड दोनों पर चर्चा इन्होंने किया हुआ है। चलिए अब ये हुआ किस तरीके से, एक एक करके हम फिर से आपको दिखाते हैं। यहां पर ध्यान देंगे, अगर हम लागत सिद्धांत को ध्यान रखें, केवल लागत को, तब हमारा जो टेबल बनेगा या डायग्राम बनेगा वो कैसा होगा। तो पूर्ति के अनुसार, पूर्ति के नियम के अनुसार, पूर्ति के नियम के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, क्योंकि पूर्ति पर ही तो ध्यान दे रहे हैं। पूर्ति के नियम के अनुसार क्या होता है, यहाँ पर हम टेबल भी ले रहे हैं, डायग्राम भी लेंगे। तो सबसे पहले प्राइस हमने लिख दिया कि भाई इतने प्राइस पर कितना जो है सप्लाई करने के लिए तैयार है कोई भी, तो प्राइस, और यहाँ पर हमने लिख दिया सप्लाई यानी कि पूर्ति की मात्रा। ठीक है। देखिए यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, कोई भी वस्तु का कीमत कितना है, मानो 10 रुपए है, सप्लाई कितनी कर रहा है, मान करके चलते हैं कि 100 यूनिट सप्लाई हो रहा है। अब हम इसको बढ़ा देते हैं, प्राइस हमने 10 से कितना कर दिया, 20। अब हम कह रहे हैं कि कितना सप्लाई करने के लिए तैयार है, तो कुछ ना कुछ तो सप्लाई बढ़ाएगा। कितना बढ़ाएगा पता नहीं, बट कुछ ना कुछ तो बढ़ाएगा। अब यहाँ पर चूंकि हमने एक बात ध्यान दिया है, पूर्ति के नियम के अनुसार होता क्या है कि यदि प्राइस बढ़े तो सप्लाई बढ़ता है, प्राइस घटे तो सप्लाई घट जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये पूर्ति के नियम के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, मेन थ्योरी ही हम आपको लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, फिर से प्राइस बढ़ा तो फिर से सप्लाई बढ़ गया। अब अगर आप ध्यान दोगे तो प्राइस एंड सप्लाई दो वेरिएबल है ना, यहाँ पर वस्तु का मूल्य और पूर्ति की मात्रा, दो चर हैं, और दोनों चर में कैसा संबंध दिख रहा है, सीधा सीधा, कि प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई भी बढ़ रहा है, मूल्य बढ़ा तो पूर्ति भी बढ़ा। तो इस वक्त आपका जो सप्लाई कर्व बनेगा वो कैसा होगा, क्योंकि हम लोग प्राइस वाई एक्सिस पर रखते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जो सप्लाई होगा, क्वांटिटी सप्लाई को हम यहाँ पर लिख देते हैं QS से। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, तो प्राइस अगर यहाँ पर हमने ले लिया, कितना प्राइस ले लें, 20 रुपया मान करके चलिए, तो उस वक्त सप्लाई कितनी है, 200 इकाई सप्लाई हो रहा है, पूर्ति कितनी है, 200 इकाई। अगर हम प्राइस देखते हैं कि चलिए 10 रुपये हो गया, तो फिर 10 रुपये प्राइस होने से कितना सप्लाई हो जाता है, 100 यूनिट। तो यहाँ पर 10 रुपये प्राइस कर दीजिए, यहाँ पर 100 यूनिट सप्लाई है। अगर हम प्राइस को 30 कर देते हैं तो 30 तो और ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 20 से भी ऊपर 30 हो गया, यहाँ पर सप्लाई कितना हो जाएगा, 300 यूनिट हो जाएगा। कितना, 300 यूनिट। अब चूंकि मैंने कहा कि प्राइस एंड सप्लाई दो वेरिएबल है, दो चर है, और दोनों में सीधा सीधा संबंध है, तो यहाँ पर जो इसका लाइन भी बनेगा ना पूर्ति के लिए, ऊपर उठते हुए होगा, ये देख लीजिए। ठीक है, यानी कि पूर्ति की रेखा जो गया, इसका स्लोप कैसा है, तो पॉजिटिव स्लोप है ना, धनात्मक ढाल वाला है। तो इस चीज को ध्यान रखिए यहाँ पे कि पूर्ति का जो वक्र होता है वो धनात्मक ढाल वाला होता है। क्यों, क्योंकि पूर्ति के नियम के अनुसार मूल्य बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है, मूल्य घटने पर पूर्ति घटती है। तो दो चर हैं चूंकि मूल्य और पूर्ति, और दोनों में कैसा संबंध, सीधा संबंध, इसलिए हमारा रेखा भी ऊपर उठते हुए होगा, धनात्मक ढाल वाला। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा किसके ऊपर, कि हमारा ये जो दूसरा सिद्धांत था, जो कि हमने यहाँ पर कहा उपयोगिता का सिद्धांत, जो कि जेवेंस ने बताया था कि कोई भी वस्तु का कीमत उतना होना चाहिए जितना कि उस वस्तु से में उपयोगिता प्राप्त हो रही है। लेकिन उपयोगिता तो आपको मैंने बताया था सीमांत ह्रास नियम, कि जब हम किसी वस्तु को पहली बार कंज्यूम करते हैं तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि उस वस्तु के प्रति इच्छा या फिर लालसा बहुत तेज होती है।
जब उसी वस्तु की हम अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता अब कम हो जाती है। तो क्या पहले हम ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार होंगे? चलिए हमने दे भी दिया मान लीजिए, तो बाद में यदि हमें उपयोगिता कम हासिल होती तो कम अगर कीमत देने के लिए तैयार है ना पूर्ति पक्ष वाले को, क्या वो स्वीकार करेगा? बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये न्यायपूर्ण सिद्धांत नहीं है। हालांकि जेवेंस ने दिया था, तो ध्यान रखिएगा मांग पक्ष और मांग पक्ष के अनुसार या फिर मांग के नियम के अनुसार आपका जो तालिका बनेगा या फिर जो रेखा चित्र बनेगा उस पर हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए कैसे आपको टेबल और डायग्राम लेना है। शुरुआत में देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्या, वस्तु का मूल्य। सीधा आप मूल्य भी लिख सकते हैं, कीमत भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं मांग की मात्रा। ठीक है, मांग की मात्रा यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड। अब ये दो वेरिएबल हो गया। यहाँ पर हम ले लेते हैं कि चलिए पहले 10 रुपया वस्तु का कीमत है, और जिस समय 10 रुपया कीमत होता है उस समय आप मान करके चलिए कि यहाँ पर डिमांड हो रहा है 300 इकाई। लेकिन जब ये वस्तु का कीमत 10 से बढ़ करके मान लीजिए कि 15 हो जाता है ना, या फिर इसको आप ये कर दीजिए कि 10 से बढ़ा करके हम 20 कर देते हैं। ठीक है, 20 रुपया हमने कर दिया, तो यहाँ पर डिमांड कितना होना शुरू हो गया, 200 इकाई। क्यों? क्योंकि मांग के नियम के अनुसार जैसे ही किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है उसकी मांग की मात्रा घट जाती है। क्योंकि मांग और मूल्य में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। यहाँ पर देखिए अगर हम वस्तु का कीमत 30 रुपया कर देते हैं प्रति इकाई, तो फिर डिमांड जो है ना मात्र 100 इकाई हो रहा है, यानी कि मूल्य बढ़ने से मांग की मात्रा घट रहा है। अब यहाँ पर अगर हम डायग्राम तैयार करें इसका तो कैसे बनेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इधर सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। वाई एक्सिस पर हमेशा से वस्तु का कीमत या फिर मूल्य को रखा जाता है, एक्स एक्सिस पर मांग की मात्रा को रखते हैं, तो ये आप यूडी शॉर्ट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम कहीं से भी कोई भी प्राइस ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम पहले बीच वाला ही ले लिए, यहाँ पर हम कर देते हैं 20 रुपया, कीमत कितना है 20, मांग की मात्रा कितनी है 200 इकाई है। ठीक है, अगर प्राइस को हम घटा देते हैं, तो प्राइस को पहले 20 रुपया था, अब 10 रुपया अगर हो जाएगा मान लीजिए, तो यहाँ पर दिखाएंगे इसको हम, और ये 10 रुपया हो गया है, तो मांग की मात्रा कितनी है 300 इकाई है। तो मांग की मात्रा यहाँ पर हमने कर दिया 300 इकाई। अगर हम मूल्य को 30 रुपए प्रति इकाई कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कर दीजिए 30, मांग की मात्रा कितनी हो जाएगी केवल 100 इकाई। अब यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट सबको मिला देने के बाद हमें क्या हासिल हो रहा है, डिमांड कर्व, जिसका स्लोप क्या है, डाउनवर्ड है। कैसा स्लोप है, इसको आप नेगेटिव स्लोप कह लीजिए, ऋणात्मक ढाल वाला कह लीजिए। समझ आ गया होगा। तो एक आपने देखा पूर्ति की रेखा ऊपर जाते हुए, मांग की रेखा नीचे आते हुए। अब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं, बिल्कुल। मांग और पूर्ति एक दूसरे के यहाँ पर जो है वो खिंचाव तनाव तो करते ही है मार्केट के अंदर। अब जो मार्शल कह रहे थे कि भैया ना तो वस्तु का कीमत पूर्ति पक्ष से तय होगा केवल ध्यान रख करके, यानी कि ना लागत से तय होगा ना ही उपयोगिता के हिसाब से तय होगा। कैसे तय होगा, मांग और पूर्ति दोनों पक्षों को ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर देखिए फाइनली ये आखिरी जो है वो सिद्धांत आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें कि हमें मूल्य भी लिखना होगा, मांग की मात्रा भी लिखना होगा, सिर्फ हम मांग लिख देते हैं, पूर्ति की भी मात्रा लिखना होगा, सिर्फ इसके लिए पूर्ति लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले वस्तु का मूल्य जो हमने रखा था वो था 10 रुपए। उस वक्त मांग की मात्रा हमने 300 इकाई दिया था और पूर्ति जो है ना केवल 100 इकाई हो रहा था। ध्यान होगा आपको, अगर हम वस्तु की कीमत 20 रुपए ले रहे थे तो मांग की मात्रा जो है, चूंकि मूल्य बढ़ा है तो मांग की मात्रा घट गया था और केवल 200 इकाई रह गया था, और चूंकि मूल्य बढ़ा है तो पूर्ति बढ़ गया था, तो मान करके चलिए कि ये 200 इकाई हो गया था। यहाँ पर जब वस्तु का कीमत 30 रुपए प्रति इकाई हो जाता है तो ये मांग की मात्रा जो है वो घट करके मात्र 100 इकाई रह गया। पूर्ति की मात्रा जो है ना ये कितना हो गया 300 इकाई। अब हमें बताइए कि मूल्य बढ़ने पर पूर्ति तो बढ़ा, मूल्य घटने से यहाँ पर क्या हुआ था, मांग की मात्रा ज्यादा था। ठीक है, अब इन जो तालिका में चीजें दिखाया गया है
जो भी चीज आपको टेबल में दिख रहा है, अगर हम उसको डायग्राम में दिखाएं तो कैसे दिखेगा, इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक्स अक्ष पर जहां हम लोग मांग या पूर्ति को लिख रहे थे, अब हम लोग दोनों को लिखेंगे, मांग की मात्रा भी लिखेंगे, ठीक है, और साथ साथ में हम पूर्ति की भी मात्रा लिखेंगे, यानी कि मांग तथा पूर्ति की मात्रा कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है, और वस्तु का जो मूल्य है ये हमारा कहां रहेगा, वाई एक्सिस पर रहेगा। सो सबसे पहली बात है कि मांग की रेखा तैयार कर लीजिए। अब दोबारा से हम डेटा के हिसाब से नहीं काम करते हैं, क्योंकि आपको मालूम चल गया है ये चीजें, तो हम सीधे तौर पर कहें तो मांग की रेखा कैसे होती है, ऋणात्मक ढाल वाली होती है, जैसा कि आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक। अब पूर्ति की रेखा की अगर हम बात कर लें तो पूर्ति की रेखा कैसे होती है भाई, पूर्ति की रेखा होती है ऊपर की तरफ जाते हुए, यानी कि इस तरीके से धनात्मक ढाल वाला, ये हमारा सप्लाई कर्व बन गया एस एस, ठीक है, एस एस। अब देखेंगे दोनों मांग की रेखा और पूर्ति की रेखा इस बिंदु पर एक दूसरे को काटा हुआ है, तो इसको हम ई बिंदु बोलेंगे, यानी कि इक्विलिब्रियम का पॉइंट यहीं पर होगा, इसी जगह पर, यानी कि मांग की मात्रा OQ आप कह सकते हैं, जो कि कितना है आप देखेंगे तो हम इसकी बात यानी कि कर रहे हैं जो कि 200 इकाई है। तो समझने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं Q इक्वल टू मान लीजिए 200 इकाई है, और इस जगह पर वस्तु का कीमत कितना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 20 रुपये है, तो वाई एक्सिस पर चूंकि मूल्य रहता है तो इस वाले पॉइंट से हमने इधर खींच दिया, ये हमारा मूल्य हो गया कितना, 20 रुपया हो गया। यानी कि अगर हम इक्विलिब्रियम प्राइस की बात कर लें तो ओपी हमारा प्राइस है, संतुलन का मूल्य, ओक्यू संतुलन की मात्रा, आप नीचे लिखेंगे चित्र के बारे में, और ई बिंदु क्या है हमारा, संतुलन का बिंदु, क्योंकि इसी बिंदु पर मांग की मात्रा और पूर्ति की मात्रा दोनों आपस में क्या हो गया है, बराबर हो गया है। डिमांड एंड सप्लाई, देखिए मांग पूर्ति दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए ई बिंदु पर। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट होता है, उस चीज को ध्यान रखिए, क्या है ये बिंदु भाई, कि आपका जो ये जो गैप बन रहा है यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि मांग अगर देखें तो मांग डिमांड कर भी है, खींचेगा तो यहाँ पर मांग की मात्रा इतना ही दिख रहा है इस वाले प्राइस लेवल पर, और पूर्ति की मात्रा देखिए यहाँ पर दिख रहा है ज्यादा, पूर्ति ज्यादा मांग कम इस प्राइस पर। तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पर कि ये जो गैप बन रहा है यहां से लेकर के, यानी कि इसको कह दीजिए पॉइंट ए और यहाँ पर कह दीजिए पॉइंट बी, तो चूंकि सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, तो यहाँ पर आप इसको कहेंगे कि भाई डिमांड कम है तो इसको बोलेंगे आप क्या, पूर्ति ज्यादा है, तो आप इसका मतलब ये कह लीजिए कि डिमांड कम है पूर्ति ज्यादा, यानी कि आधिक्य पूर्ति कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक्सेस सप्लाई कहेंगे, पूर्ति बहुत ज्यादा हो गया, एक्सेस सप्लाई, यानी कि यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया एक्सेस सप्लाई हो रहा है ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है। नीचे की अगर हम बात करें ये वाला लेबल, इस लेबल मूल्य का स्तर अगर मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये वाला जो है क्योंकि एसएस वाला लाइन है तो सप्लाई इतना है मात्र, डिमांड यहाँ तक है, तो आप क्या कहोगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक जो है गैप बन रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन या फिर एरिया हो गया, ये यहाँ पर क्या हो गया, मान लीजिए कि इसको हम कह दे रहे हैं ए डैश, इसको कह दे रहे हैं हम बी डैश, तो ये जो पूरा स्पेस आपका बच रहा है इसको कहेंगे हम लोग एक्सेस डिमांड, इसको कहेंगे हम लोग आधिक्य मांग, समझ आ गया। तो मैंने दोनों स्थितियां आपको बता दिया है, तो यहाँ पर आप इस स्थिति को कैसे बताओगे, क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई कर सकते हो, समझ आ गया। अब चित्र में कौन कौन सी चीजें क्या है आपको वो चीजें यहाँ पर लिख देना चाहिए, ध्यान दीजिए हमने यहाँ पर कैसे लिखना है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं चित्र में, ठीक है, चित्र में, चित्र में क्या है ओ क्यू, ठीक है, पहले तो मांग और पूर्ति के बारे में बता लेते हैं, चलिए बिल्कुल सिस्टमैटिक करते हैं, जैसे कि डीडी, डीडी क्या है, ये डीडी जो था वो मांग की रेखा है, क्या लिखेंगे, मांग की रेखा, ठीक। उसके बाद एस एस क्या है, ये आपका पूर्ति की रेखा है, पूर्ति की रेखा है, ठीक है, यहां तक हो गया। अब
बिंदु ई, बिंदु ई के बारे में बताइए क्या है? संतुलन का बिंदु। बिंदु ई बराबर क्या है? संतुलन का बिंदु है। उसके बाद आपको थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करना होगा। क्या है देखिएगा, आप चूंकि डी और एस यहां पर थोड़ा देखना, यहां पर संतुलन बिंदु कौन सा हो गया? बिंदु ई। ई बिंदु आपका क्या है? संतुलन का बिंदु। अर्थात इसी बिंदु पर आप क्या देखते हैं, जहां पर क्या है? डिमांड इक्वल टू क्या है? सप्लाई। ठीक है, आप ये कह सकते हो। तो संतुलन की मात्रा है ना, अब लिखिए संतुलन की मात्रा कितना हो गया? ओ क्यू, ओ से लेकर के क्यू तक। फिर यहां पर क्या लिखोगे? संतुलन का मूल्य, संतुलन का मूल्य, या फिर संतुलन मूल्य लिखने से ज्यादा अच्छा है। संतुलन मूल्य से लिखिए, संतुलन मूल्य यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस। ये कितना था भाई? यहाँ पर डायग्राम में दिखा देते हैं आपको। देखिए चित्र में क्या दिख रहा है? संतुलन का मूल्य ओपी था, है ना। तो संतुलन मूल्य यहाँ पर आपको बताना होगा। संतुलन मूल्य कितना है? ओपी है। तो ये हो गया आपका सारी चीजें। 2 पॉइंट और है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो ए बी है, ए बी जो स्पेस हमने आपको दिखाया था ना ऊपर का, ये से लेकर के बी तक दिख ही रहा है, एक्सेस सप्लाई। तो वही चीज आपको यहाँ पर भी लिख जाना है। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में आधिक्य पूर्ति, यानी कि पूर्ति बहुत ज्यादा हो रहा है मांग की तुलना में, तो बोलेंगे आधिक्य पूर्ति। और ये कितना है आपका? ए बी, ए से लेकर के बी तक। एक चीज और बताना आपको, आधिक्य मांग, आधिक्य मांग की स्थिति बताना है, जो कि नीचे था डायग्राम में, है ना। ये वाला नीचे वाला पोर्शन जिसको हम एक्सेस डिमांड कह रहे थे, ये हमारा क्या था? ए डैश बी डैश। उम्मीद है कि कंप्लीटली ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करके दिया है। सबसे अच्छा बात है कि मैथमेटिकल तरीके से सब कुछ बताया है, जैसे कि अल्फ्रेड मार्शल एक्सप्रेस किए थे, है ना। कुछ भी आपको यहाँ पर ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं लिखना होता है। जैसा सारा काम किया मैंने, बस आपको एग्जामिनेशन में भी वैसा ही करना है, आपके स्कोर बहुत बेहतर होंगे। ठीक है, तो हम लोग आज इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, क्योंकि ये लेक्चर 15 था आपका। इससे पहले हम आपको बता दें कि 14 लेक्चर कर चुके हैं। सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में कई सारे टीचर्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि जेएच एग्जाम्प्लेक्स यूट्यूब चैनल पर कई सारे टीचर्स काम कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर के, जहां पर आपको रिव्यू से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है वो लेक्चर डिलीवर करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो पीडीएफ स्टडी मटेरियल होता है ये सब सारा प्रोवाइड कर देते हैं। कहां पर? टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर। तो दोनों को जाकर के जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को। दोनों का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम लोग आज इस वीडियो में रखेंगे इतना ही। फिर से मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो अपडेट के साथ। जय हिंद।